नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बैसाखी पर पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। जलियांवाला बाग के शहीदों को किया नमन। बोले आने वाली पीढ़ियां उनके साहस को हमेशा रखेगी याद। वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी ने खोला मोर्चा। एआईएमपीएलबी के साथ मिलकर 19 अप्रैल को जनसभा का ऐलान। तो दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने बैठक कर बनाया आगे का प्लान। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर बवाल जारी। हिंदुओं पर हमले के बीच टीएमसी सांसद ने दिया विवादित बयान। बोले वक्फ प्रॉपर्टी पर डाली नजर तो निकाल लेंगे आंखें। तब राणा से तीसरे दिन भी एनआईए की पूछताछ जारी। जांच में हो रहे कई बड़े खुलासे। अब राणा के वॉइस सैंपल लेने की तैयारी। मामले में सतर्क हुई सुरक्षा एजेंसियां। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन से बौखलाए कपिल सिब्बल। बोले कांग्रेस की हर जगह कम जाने की साजिश। देश में रूल ऑफ लॉ नहीं, संपत्ति जब्त करने की जल्दबाजी क्यों। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैशाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने सभी के जीवन में खुशहाली और नए उम्मीद की कामना की। साथ ही आज के दिन 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दुखद घटना को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने आगे कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। एक तरफ बधाई दी और एक तरफ शहीदों को बहुत ही भावुक होकर याद किया पीएम मोदी। देखिए, जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना है जिसका कोई पैरेलल इतिहास में नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात कि तमाम कांग्रेस पार्टी, तमाम लोग जो आज़ादी की लड़ाई की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, दम भरते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई, इतनी बड़ी घटना का कोई बदला लिया क्या? जनरल डायर के खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या? आप लोग क्या कर रहे थे? उधम सिंह ने बदला लिया। जनरल डायर के साथी को इंग्लैंड में जाकर के मारा, फांसी पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने बदला लिया। सो ही इज अ हीरो फॉर मी। और महात्मा गांधी ने क्या किया? जनरल डायर को इस कुकृत्य के लिए माफ कर दी। आप ये समझिए कि किस तरह के इतिहास को हमें पढ़ाया जाता है। लोग मारे गए और कांग्रेस पार्टी ने उसका कोई बदला तक नहीं लिया। तो कई सारी इतिहास की वो घटनाएं हैं जिसे याद भी करना चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए नई नई बातें, हालांकि बातें तो पुरानी हैं, नई इसलिए कि इतिहासकारों ने उसे छिपा दिया। और सबसे पहली चीज़, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई युवाओं को याद रखना चाहिए, तो पहला काम उनको ये करना चाहिए कि हिंदुस्तान के इतिहास की किताबों को जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इतिहास को प्रोफेशनली बिल्कुल अलग तरीके से लिखकर कि ताकि ऐसा इतिहास हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पढ़े, उसे अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने वीर पुरुषों और हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है उस पर फक्र हो। अभी जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो हिंदुस्तान के लोगों के अंदर हीन भावना का प्रचार करता है। जी। वहीं नए वक्फ कानून के खिलाफ लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना मोर्चा खोल दिया है। सदन में बिल की कॉपी फाड़ने वाले ओवैसी ने आज ऐलान किया कि एआईएमपीएलबी के साथ मिलकर 19 अप्रैल को हैदराबाद में विरोध जनसभा का आयोजन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। तो वहीं वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित की गई। ये बैठक मुस्लिमों की सर्वोच्च संस्था जमीयत उलमाए हिंद ने बुलाई थी। देश के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए और नए वक्फ संशोधन कानून पर मंथन किया गया और आगे क्या करना है इस बात पर चर्चा की गई। कोई टाइम दे रहा है
ओवैसी की बात करें तो उन्होंने ऐलान किया है कि वो मार्च करेंगे, जनसभा का आयोजन करेंगे, और इधर ये मुस्लिम संगठन दिल्ली में मीटिंग कराए। क्या होने वाला है इससे? कुछ नहीं होने वाला है, ये सब तमाशा कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये 1986 है। राजीव गांधी को जिस तरीके से शाहबानो केस में इन लोगों ने, इन कट्टरपंथियों ने झुका दिया, प्रधानमंत्री मोदी को भी झुका देंगे। ये होने नहीं जा रहा है। रही बात ओवैसी की, कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, ये सब उसके स्टूजेस इन मीटिंग्स में बैठे हुए हैं। इन लोगों के जो मुस्लिम वोट के मैनेजर्स हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं। तो पहली चीज तो ये, ओवैसी को अगर धरना प्रदर्शन करना है तो उसको संसद के अंदर से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है कि आप संसदीय प्रक्रिया में भी शामिल होंगे और संसद का फैसला आप मानने से इनकार कर देंगे? ऐसा को होगा क्या? और उसके बाद ये फ्रॉड लोगों की जो जमात है विपक्ष की, जो आजकल संविधान लेकर के चल रहे हैं, तो संविधान में कहां लिखा हुआ है कि संसद के फैसले को नहीं मानो, अपने राज्य में नहीं लगाओ जहां तुम्हारी सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करो? भाई आप संसद में हार गए तो यू पीपल आर बैड लूजर्स। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रिएक्शन हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल में हो रहा है, ये इन लोगों की राजनीति को शीर्षासन पर लाकर के खड़ा कर देगी। इनको अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि वो धरना प्रदर्शन करके, सड़कें जाम करके, हिंसा करके सरकार को झुका लेंगे। भाई अगर सरकार को ही झुकाना था तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर लिया होता। सुप्रीम कोर्ट भी आप नहीं मानेंगे, संसद भी नहीं मानेंगे, और नीम और भीम का फर्जीवाड़ा वाला आप जो है वो नारेबाजी करेंगे। तो एक बार तय कर लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि भाई क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इनकी हैसियत नहीं है कि इस सरकार को जरा सा भी हिला डुला सके। जी, इस खबर में बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। सबसे ज्यादा हालत खराब मुर्शिदाबाद की है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, हुगली और मालदा में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं की जान ली जा रही है, जिसकी वजह से हिंदू पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इस बीच टीएमसी के सांसद बापी हल्दर के एक विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। मथुरापुर से सांसद हल्दर ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर अगर किसी ने नजर डाली तो उसकी आंखें निकाल लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है और किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये किस तरीके की बयानबाजी करे टीएमसी सांसद? बिल्कुल सही कर रहे हैं, यही उनकी राजनीति है। वो अपने हिसाब से तो ठीक ही कह रही है। ममता बनर्जी भी ने कहा कि 1 इंच मुसलमानों की जमीन को वो जाने नहीं देगी, वक्फ की जमीन के लिए वो अपनी जान दे देगी। ये तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है, आंखें निकालने की बात कर रहा है। लेकिन इन अंधों को ये दिख नहीं रहा कि हिंदुओं की ज़मीनें छिन जा रही है, घर से बेघर कर दिया जा रहा है, जान बचा करके ये लोग भाग रहे हैं। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बंगाल की जनता को तय करना है, बंगाल के हिंदुओं को तय करना है कि भाई आपको किस तरह की सरकार चाहिए। मुसलमानों की ज़मीन के लिए आपके हाथ पैर तोड़ने वाली सरकार चाहिए, आपकी आंखों को निकालने वाली सरकार चाहिए, मुसलमानों की जमीन के लिए गोली खाने के लिए जो ममता बनर्जी तैयार है, तत्पर है, उसको उसकी सरकार चाहिए, या फिर हिंदुओं की भी रक्षा करने का कोई दायित्व इन लोगों के पास है? ये तो जनता को तय करना है। आप जैसे लोगों को वोट करेंगे, जैसे लोगों की सरकार बनाएंगे, सरकार वैसी ही मिलेगी। जी, और अब बात तहव्वुर राणा की। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। सूत्रों के मुताबिक पहले 2 दिनों में राणा ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया, लेकिन उसने डेविड हेल्डी से अपनी मुलाकात और लश्कर तैयबा के एक ट्रेनिंग कैंप में जाने की बात स्वीकार ली है। इस खुलासे के बाद जांच में तेजी आई है। अब एनआईए राणा के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की तैयारी कर रही है ताकि सबूतों को और मजबूती मिल सके। इसके अलावा जल्द ही राणा का सामना एक खुफिया गवाह मिस्टर बी से कराया जाएगा, जिससे कई और राज खुलने की उम्मीद
है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं। क्यों सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और कौन है मिस्टर बी जिससे आमना सामना कराया? देखिए, ये नाम जो है एक चश्मदीद है, उसको गुप्त रखा गया है और उसका आमना सामना होगा ही। हिंदुस्तान में भी कानून बड़ा लुंज पुंज किस्म का है, इतना बड़ा अपराधी पकड़ा गया है और हमारे पास कानून नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार कर सके। कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। वॉइस सैंपल इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि हिंदुस्तान का कानून बड़ा लुंज पुंज है। इतने बड़े आतंकी को पूछताछ करने के लिए, इसके वॉइस को मिलाने के लिए आपके पास टेलीफोन के रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर तहव्वुर राना ये कह दे कि हम वॉइस सैंपल नहीं देंगे तो आप उसका कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपना देश महान है ना, कि आतंकियों के लिए भी आपने इस तरह की सहूलियत दे रखी है। कोई कानून बनाया नहीं कि कोई पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसके लिए अलग कानून हो। तो ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, इसको बताइए। आप सारे लोग इसके पीछे लगे हुए। अभी देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी, ये कन्हैया उन्हैया जैसे ये लोग जंतु, ये लोग डिफेंड करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राणा का जश्न मनाया जा रहा है, वो शिवसेना का वो संजय राउत। तो आप देखिए, हर चीज हिंदुस्तान में राजनीति के चश्मे से देखी जाती है। कानून हमारे पास लुंज पुंज है और इसलिए ये मामला अभी बहुत चलेगा। लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ न कुछ खबरें एनआईए की तरफ से दी जा रही है कि लोगों का विश्वास बना रहे सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज इस तरह के ओपन एंड शट केस में ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ के इनको जो है सीधे सीधे कोर्ट में पेश करना चाहिए। जज साहब से विनती करनी चाहिए कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट, इसका जो है नार्को एनालिसिस करने की अनुमति दी जाए। वो अनुमति लीजिए, अपने आप सारी बातें कह देगा, मामला खत्म हो जाएगा। चीज़ों को आगे बढ़ाने का कोई माने मतलब नजर नहीं आ रहा है। जी, आखिरी खबर में बात नेशनल हेराल्ड मामले की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को कब्जा करने की शुरुआत कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ईडी के जरिए केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कितना परेशान कर सकती है। कांग्रेस के पास कोई जगह ना बचे, इसकी कोशिश है। ईडी ने कब्जा लेने का नोटिस जो दिया है उसका एक ही भाव है, हर हाल में जहां जहां कांग्रेस के दफ्तर है वो सब सरकार ले ले। सिब्बल ने कहा कि देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब 2025 में है, हम 13 साल बीत चुके हैं और अचानक संपत्ति जब्त करने की ये जल्दबाजी अब क्यों है? क्या चाहते हैं कपिल सिब्बल इस मामले में और कितना टाइम लिया जाए? देखिए, कपिल सिब्बल साहब का एक दूसरा नाम है कपिल जीरो सिब्बल। जीरो लॉस थ्योरी दी थी इन्होंने, है ना, कि भाई घोटाला हुआ ही नहीं है, 2G का 3G का व्हाटएवर, इस तरह से डिफेंड करने, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि भाई 13 साल और उसके बाद कह रहे हैं जल्दीबाजी। भाई आप एक बार, भाई आप क्या कहते हो सुनाई नहीं देता? या जनता को कांग्रेस पार्टी और इस तरह के लोगों ने समझ लिया कि महामूर्ख है और अपने आप को परम ज्ञानी समझने लग गए। भाई 13 साल हो गया, इसका मतलब विलंब हो गया, जल्दीबाजी नहीं है। मर जाएंगे ये लोग तब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्या? बेकार की बातें करते हैं ये लोग। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कांग्रेस की संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है। जहां जहां भाई कांग्रेस का है, वो पार्टी पॉलिटिक्स के लिए दिया गया था जमीन। ये सरकारी जमीनें हैं जो लीज पे दी गई थी कि आप अखबार निकाले, अखबार बंद तो जमीन वापस करनी थी ना। बपौती लिखवा लिया है क्या? भाई आपको सरकार दे रही है जमीन कि भाई आप अखबार निकालिए, आपको एलोकेट किया गया। अब वहां पे आप डांस बार खोल देंगे, पब खोल देंगे, तो सरकार छीनेगी नहीं क्या? तो एक तो वो गलती हो गई, तो उस समय ही छीन लेना था। लेकिन उस समय तो ये सब चरण चुंबक कपिल सिब्बल जैसे लोग गांधी परिवार के जो है चमचागिरी करते 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 बेइज्जत होकर के बाहर हो गए पार्टी से, है ना। इनको बता दिया था राहुल गांधी ने कि ये बीजेपी के दलाल हैं, रोते फिर रहे थे। फिर समाजवादी की पार्टी के पास जाकर के फिर वहां पे गए। इन लोगों के बयान देने में कुछ समझ भी नहीं आता। पब्लिक को आपने इतना बेवकूफ समझ लिया। ईडी ने पहले ही उसको अटैच कर रखा था, अब उसको कब्जे में ले रही है। कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या आप चाहते हो कि हर केस में
जो सुनवाई हो 20 साल 30 साल, क्राइम करने वाला, घोटाला करने वाला मर हेरा जाए, उसके मरने के 20 साल के बाद फैसला हो। इस केस में तो 2 आरोपी जो है वो तो ऑलरेडी निपट गए, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा। और देखिए, जिस व्यक्ति ने 40-50 साल गांधी परिवार की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दी, मोतीलाल वोरा, उसके बारे में राहुल गांधी सोनिया गांधी कह के आगे कि भाई ये वही जानते थे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। मोतीलाल वोरा के बेटे भी नाराज कि हमारे पिता के सिर पे जो है सारी कीचड़ जो है वो डाल दिया गया है मरणोपरांत। तो ये तो इनकी कहानी है। कपिल सिब्बल ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के इस तरह का बयान देते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाए। ये राहुल गांधी ने इसलिए इनको पार्टी से बाहर निकाला। ये जब तक पार्टी में थे, जितना बयानबाजी करते थे उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता था। और अब पार्टी से बाहर चले गए हैं, अभी भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।